तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे E2 एलिमिनेशन के बारे में। उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि E2 और SN2 की अगर हम बात करें तो दोनों में क्लोज सिमिलरिटी है। जो फैक्टर SN2 को फेवर करता है अप्रोक्सीमेट वही फैक्टर E2 को भी फेवर करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज E2 रिएक्शन एंड दिस इज SN2 रिएक्शन, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट हो और क्लियर हो सके कि SN2 और E2 को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और किस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे कंपटीशन बिटवीन competition between SN2 एंड E2। SN2 और E2 के बीच क्या कंपटीशन है, यानी कि वह फैक्टर जो SN2 को फेवर करता है वो भी E2 को फेवर करता है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो दिया गया है वो SN2 से जाएगा या E2 से जाएगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे SN2 में भी क्या था कि स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता था, अल्फा कार्बन पे जो लिविंग ग्रुप अटैच होता था उस बैक साइड से अटैक करता था। SN2 की अगर बात करोगे तो जस्ट रिवर्स क्या होता है, E2 में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है उसके जस्ट बगल वाले बीटा कार्बन से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, वही बेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें वन बाय वन पॉइंट को देखते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, सिंस सिंस इन in SN2 and SN2 and E2 reaction, since in SN2 and E2 reaction a negatively charged species act as nucleophile and base। ठीक है, सिंस इन SN2 और E2 रिएक्शन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या करता है, या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह या बेस की तरह। जब SN2 होगा तो न्यूक्लियोफाइल और जब E2 होगा तो क्या करेगा, बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक, इफ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इफ नेगेटिवली चार्ज negatively charged nucleophile attack negatively charged nucleophile hits the alpha carbon from backside then substitution products are formed and if it can abstract the beta hydrogen, then elimination products are formed। elimination products are formed। ठीक है, तो कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है SN2 और E2 में, दोनों में यूज होता है नेगेटिवली चार्ज। अगर SN2 होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे और जो अगर E2 होगा तो बेस। तो कह रहा है कि ये भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हिट करेगा अल्फा कार्बन से फ्रॉम बैक साइड, देन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। और यदि यही क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा बीटा प्रोटॉन को, बीटा हाइड्रोजन को, देन क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें एग्जांपल की, ये CH3 CH2 Br हुआ। ठीक है,
इसका हमने रिएक्शन किया OH से। ये देखो, अगर ये जो OH जो है इस बीटा, इस अल्फा कार्बन, क्यों? क्योंकि इससे अटैच, किससे? हैलोजन अटैच है। देखो यहाँ पे ये है OH है। अगर ये OH जो है क्या करे, इसको बैक साइड से अटैक करता है यहां से, ठीक है। और ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन, जिस पे लिविंग ग्रुप अटैच है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है और ये क्या है? बीटा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन के बैक साइड से अटैक किया तो देखो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप, तो बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2 OH। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये हमारा बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अगर यही नेगेटिवली चार्ज, सपोज करो ये है CH, ये है, ये OH माइनस है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ये अल्फा कार्बन, और ये क्या है? बीटा कार्बन। अगर यही नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज OH माइनस क्या करे? इस प्रोटॉन को स्ट्रेट करे, यानी बीटा प्रोटॉन को स्ट्रेट करे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हमारा इलिमिनेशन प्रोडक्ट, यानी CH3 CH CH2। ये क्या बना? इलिमिनेशन प्रोडक्ट। यानी कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना जब ये अल्फा कार्बन पर अटैक किया, और इलिमिनेशन प्रोडक्ट बना जब क्या है? इस प्रोटॉन पे अटैक किया। यानी जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, अगर वो अल्फा कार्बन पे अटैक करता है तो क्या बनता है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और यदि ये बीटा प्रोटॉन का अटैक करता है तो ये बन रहा है इलिमिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या है? क्लोज सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? अटैकिंग का। ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, और यही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बेस की तरह काम किया, क्योंकि बेस का काम क्या है? प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन। तो SN2 और E2 में क्लोज सिमिलरिटी है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि कब हम कहेंगे कि ये इलिमिनेशन करेगा, और कब हम कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा, इसी को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको छाप लो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यानी कि कंपटीशन है तो कौन विन करेगा, कौन लूज करेगा। ठीक है, दोनों में क्या कंपटीशन हो रहा है, इसको हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना हम फंडामेंटल को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सेकंड लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखोगे, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन between SN2 E2 reaction, because the factor which favor SN2 also favor E2, except reactivity of alkyl हैलाइड। यानी कि एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है SN2 और E2 में। बाकी जो भी फैक्टर फेवर करता है वो SN2 को फेवर करेगा, तो वो भी E2 को भी फेवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे क्या फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पे ये E2 रिएक्शन और ये SN2 रिएक्शन। यहाँ पे हम डालेंगे सीरियल नंबर,
तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो दोनों केस में डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। E2 के केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये मैं बता चुका हूं क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन के थ्रू या स्टेबिलिटी ऑफ का एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट जाता है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। और तो यहाँ पे होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फर्स्ट फैक्टर रिएक्टिविटी हुआ। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, रीजेंट। रीजेंट की बात करो तो रीजेंट की बात करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, रीजेंट हो गया। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की बात करो तो लिविंग ग्रुप में भी सेम होता है, आयोडाइड, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, देन फ्लोराइड आयन। यहां पर भी सेम होता है, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, देन क्लोराइड आयन और देन फ्लोराइड आयन। ठीक। फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट, यहां पे भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पे पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तो दोनों ही केस में देख रहे हो केवल यहां पे डिफरेंस हो रहा है। ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये दोनों में अलग है, बाकी जितने भी फैक्टर हैं उसमें क्लोज रिसेम्बलेंस है। ठीक है, तो इसी को हम 1 बाय 1 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब सिमिलर है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे कि हमारा जो SN2 जाएगा कि E2 जाएगा, ये हमको डिसाइडिंग फैक्टर में कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसिमिलरिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो इसको छापो पहले, छाप लिए, हटाएं, ओके। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी, यहां पे लिखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे SN2 और E2 का, तो यहाँ पे क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब हम इसको पहले ले रहे हैं कि 1 डिग्री केस में होगा तो कब SN2 कहेंगे और कब E2 कहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दो, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में लिखोगे सिंस प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड generally gives substitution product instead of elimination product। यानी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स की बात करोगे, अब देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में क्लोज रिसेम्बलेंस है। तो ऐसा नहीं है कि 100% सब्स्टिट्यूशन ही बनेगा और ऐसा नहीं कि 100% एलिमिनेशन ही बनेगा, बनता है लेकिन उसका अलग कंडीशन है। अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स दे दिया है, ठीक है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स दिया है तो उसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है,
सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ये ध्यान देना। अब ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन हम कराएं किससे, CH3 मेथॉक्साइड आयन से। ठीक, अब इस मेथॉक्साइड आयन से रिएक्शन कराया गया तो देखा गया क्या कि जो मेन प्रोडक्ट था, यानी कि ये बना था CH3 CH2 CH2 OCH3, और एक दूसरा भी प्रोडक्ट आया था CH3 CH2 CH2। ये जो था ना वो 90% था, और ये जो था वो 10% था। यानी कि ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये क्या है, इलिमिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स की बात करोगे तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स लिए हो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो मेनली जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला, और 10% क्या हुआ, इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होगा और यदि स्ट्रॉन्ग बेस यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन बनेगा, न कि एलिमिनेशन बनेगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होता है। और ये अदर बात है कि ये जो होता है हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे होता है। बट यदि इस तरह से दिया है, ठीक है, ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन भी बना, एलिमिनेशन भी बना। इस केस में सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो डोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन जो होगा वो माइनर बनेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी यहां पे डिसाइड होता है किसके थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 के केस में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहां पे देखोगे ये अल्फा कार्बन पे अटैक करता है बैक साइड, तो दो हाइड्रोजन एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, और इस केस में कैसे डिसाइड होता है एलिमिनेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनता है, एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, वहां पे रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसको छापो। ठीक है, तो इस पे देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसी में देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के रिस्पेक्ट में। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के रिस्पेक्ट में ही नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसमें दो कंडीशन है क्या, इफ प्राइमरी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, if primary alkyl halide and nucleophile or base is sterically hindered, then it is difficult to hit the alpha carbon, leads to dominant of
dominant of elimination product leads to dominant of elimination product over substitution product. ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि if primary alkyl and nucleophile base is sterically hindered, then it is difficult to hit the alpha carbon, leads to dominant of elimination product over substitution product. वहां पे क्या होगा, elimination product क्या होगा, डोमिनेट करेगा किस पे, substitution product पे. तो यहां पे लिखोगे फर्स्ट में ए में if alkyl halide is bulky, when, ऐसे लिखो, when primary alkyl halide is sterically hindered. यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड हो. तो देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2Br. ठीक है, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, मेथॉक्साइड आयन से, CH3OH. ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है. देखो यहाँ पे ये है प्राइमरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, बट देख रहे हो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये बल्की ग्रुप है. तो ये जो बेस है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, SN2 जाएगा. तो ये बेस जो है वो इस कार्बन पे इजिली अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिस बल्की आइसोप्रोपाइल ग्रुप. इस बल्की आइसोप्रोपाइल ग्रुप होने के कारण ये क्या करेगा, इस कार्बन पे बेस इजीली अटैक नहीं कर पाएगा. उस केस में जो देखोगे प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा. कौन सा, एक सब्स्टिट्यूशन बनेगा. तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो CH3H, ये क्या हो जाएगा, CH2O CH3. ये सब्स्टिट्यूशन बना. दूसरा क्या बनेगा, इलिमिनेशन प्रोडक्ट. तो इलिमिनेशन प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो इलिमिनेशन प्रोडक्ट में देखो ये क्या करेगा, इस बीटा प्रोटॉन का स्ट्रेट करेगा इलिमिनेशन में, यानी कि यहां से जाएगा. ठीक है, यानी इस बीटा प्रोटॉन का स्ट्रेट करेगा. तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2. ठीक है, तो ये पाया गया कि ये जो था वो 40% मिला. कितना, 40% बना, और ये जो था वो 60% बना. तो यहां पे देखो ये क्या हुआ, SN2 1 डिग्री है. प्राइमरली क्या होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, बट यहाँ पे E2 डोमिनेट कर गया. E2 जो मेजर प्रोडक्ट आया, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री होते हुए भी स्टेरिकली हिंडर्ड है. ये देखो ना, ये देखो बेटा, ये जो ग्रुप है क्या है, बल्की ग्रुप है. ये जो ग्रुप है वो बल्की ग्रुप है, स्टेरिकली हिंडर्ड है. और SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है. बैक साइड में ये ग्रुप लगा है तो मोर अटैक नहीं हो पाएगा, इसलिए 40% और ये 60%. यानी यहाँ पे इलिमिनेशन डोमिनेट कर गया. प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हुए भी इलिमिनेशन डोमिनेट कर गया ड्यू टू द स्टेरिकली हिंडर्ड एल्किल हैलाइड. तो ये ध्यान देना है कि अगर प्राइमरी है और स्टेरिकली हिंडर्ड है, उस केस में इलिमिनेशन का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट कम होगा. यानी इलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और ये माइनर होगा. तो ये SN2 गया और ये E2 से गया. ये क्या बना, ठीक है, ये बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और ये बना इलिमिनेशन प्रोडक्ट. ये हमारा हो गया इलिमिनेशन प्रोडक्ट. ये तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और ये इलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा बना. ठीक है, ये ध्यान देना है तुमको.
ये क्या, कब, जब व्हेन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज स्टेरिकली हिंडर्ड हो तब। नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन क्या, बेस इज स्टेरिकली हिंडर्ड या न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो हेडिंग डालोगे दूसरा में, व्हेन न्यूक्लियोफाइल या बेस इज, when nucleophile is sterically hindered, जब न्यूक्लियोफाइल क्या हो, स्टेरिकली हिंडर्ड हो, उस केस में देखो क्या हो रहा है। उस केस में अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 ये बना पेंटेन यानी कि 1 ब्रोमोपेंटेन, इसका हमने रिएक्शन कराया CH3 C CH3 CH3 O, तो ये क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड, स्टेरिकली हिंडर्ड ये है, ठीक है। अब ये जब स्टेरिकली हिंडर्ड है तो ये बताओ कि इस कार्बन सेंटर पे इजीली अटैक करेगा, ठीक है, अल्फा कार्बन पे, या ये प्रोटॉन को लेना है अच्छा समझेगा। इसको प्रोटॉन लेना है तो सपोज करो ये हमारा क्या है, ये कार्बन है H और H, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये अल्फा और बीटा कार्बन है तो इस अल्फा कार्बन पे अटैक करना इसको इजी होगा या इस प्रोटॉन को खींचना इजी होगा, तुम खुद देखकर बता सकते हो। तो तुम कहोगे क्या कि सर ये जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड होने के कारण यहाँ पे आने से पहले ही क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि उस केस में भी क्या हो रहा है, हमारा ये एल्किल हैलाइड प्राइमरी है बट हमारा न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों काम कर सकता है, वो क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो तुम कहोगे कि सर स्टेरिकली हिंडर्ड होने के कारण ये क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन पर अटैक ना करके इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन को ये दूर से ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करके बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा तो क्या होगा, वहां पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इलिमिनेशन का प्रोडक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनेगा। अगर क्या किया कि अगर यही बेस इस बेस को इस प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि बीटा प्रोटॉन का, यानी कि E2 अगर रिएक्शन करा रहे हो, E2 रिएक्शन होगा तो बीटा प्रोटॉन जाएगा, और जब बीटा प्रोटॉन जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर निकलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दो, तो यहाँ पे देखोगे तो ये CH3 CH2 CH2 CH CH2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना, और ये प्रोडक्ट देखा गया कि ये 85% बना। अगर ये इस बीटा प्रोटॉन पे ना खींचने के अलावा क्या करे, अल्फा कार्बन को हिट करे, यानी इसको हिट करेगा तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो ये देखो ये हमारा बना CH3 CH2 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 O C CH3 CH3 CH3, ये बना। तो ये 85% और ये 15%, तो ये किससे गया, SN2 से। यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स का हमने रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर देखा है, तो हमने ये पाया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 में और E2 में जस्ट अपोजिट होता है। बट ये क्या है, यहाँ पे बेस और प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स को चेक करोगे कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है वो क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है या नहीं, या जो हमारा बेस या न्यूक्लियोफाइल दिया है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है कि नहीं। तो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वहां पे क्या होगा, इलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, और यदि नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। ये ध्यान में रखना है तुमको कि यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है तो दोनों अगर नॉर्मल है, कहीं भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है दोनों केस में, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेजर, इलिमिनेशन माइनर।
और यदि एल्किल हैलाइड तो है, बट उस एल्किल हैलाइड्स में एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, बट उसमें भी एसिडिकली हिंडर्स है, तो वहां पे देखोगे इलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, सब्स्टिट्यूशन माइनर हो जाएगा। अगर हमारा बेस जो है वो क्या एसिडिकली हिंडर्ड हो, तो वो अल्फा कार्बन को हिट करने के यानी बैक साइड अटैक करने से बेटर क्या करेगा, वो प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी वहां पे इलिमिनेशन डोमिनेट किया। तो ये था क्या, जब रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अब देखेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के बारे में, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो हेडिंग डालोगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स जो है वो दोनों प्रोडक्ट दे सकता है। 50% चांस है कि SN2 देगा, 50% चांस है कि E2 देगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों में बीच में है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है, 50-50 का चांस है। तो यहाँ पे लिखोगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, a secondary alkyl halide can give SN2 E2 product under reaction condition of SN2 and E2। फिर लिखोगे a strong base favor E2 product over a strong base favor elimination product, E2 नहीं, elimination product over substitution product। ठीक है, कह रहा है कि ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कैन गिव SN2 E2 प्रोडक्ट अंडर रिएक्शन कंडीशन ऑफ SN2 और E2, बट आगे कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एलिमिनेशन को फेवर करेगा ओवर द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो इसमें देखो यहाँ पे जैसे ये CH3 CH Br CH3, ठीक है, इसका हमने रिएक्शन कराया CH3 CH2O से, ये क्या है, इथो ऑक्साइड आयन। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन कराया इससे, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, यहां पे देखेंगे इसी प्रोडक्ट का, यानी यही सेकेंडरी का हमने यहां रिएक्शन कराया CH3 CH Br CH3, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, CH3 एसीटेट आयन, एसीटेट, और ये क्या है, इथोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और ये भी क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेम है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक, तो देखो क्या डिफरेंसेस आया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखा गया कि इसका जो प्रोडक्ट आया वो 2 प्रोडक्ट मिला, ये 2 प्रोडक्ट मिला जिसमें से CH3 CH CH2
और एक जो प्रोडक्ट बना वो CH3 CH CH3 ये बना। तो ये जो है वो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये जो देखा गया वो 75% था और ये जो था वो 25%। ठीक है, ये 75% और ये 25% मिला हमें। ठीक है, अब यहां पे देखोगे तो इस केस में पाया गया, इस केस में ये पाया गया कि यहां जो है वो केवल और केवल क्या मिला, CH3 CH H CH3 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 HO CO CH3, दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिला। तो यहां पे देखो क्या डिस्कशन अगर हम करते हैं तो ये दो लाइन हो गई, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। ठीक है, यहां पे देखो ये बना एल्कीन, ये क्या बना, इलिमिनेशन प्रोडक्ट, और ये बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहां पे देखो ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, केवल और केवल क्या मिला, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है तो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा, यहां पे इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ए स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो हम क्यों इसको बोल रहे हैं कि ये फेवर कर रहा है, तो यहां पे हम कंपेयर करते हैं। अगर इसकी बात करें, ठीक है, हम अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे ये CH3 CH2OH, ये किससे बना होगा, ये इसी से बना होगा, यानी CH3 CH2O माइनस। ठीक है, यहां पे देखते हैं ये जो इथॉक्साइड आया है किससे, CH3 CH2OH से, ये CH3 CH2O इथॉक्साइड आयन बना। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन किससे आया होगा, CH3COOH, किससे, एसिटिक एसिड से, यानी कि ये CH3COO माइनस। अब देखो बेटा ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा H निकलने के बाद। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये देखो ये क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दो, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस होगा। तो यहां पे देख रहे हो ये एसीटेट आयन क्या है, वीक बेस है, ये ध्यान दो, वीक बेस है। ठीक है, और यहां पे देखो ये क्या है, इथॉक्साइड आयन, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और उसी चीज को हमने लिखा ए स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यही रीजन है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो आया वो क्या बना, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बना, और जो माइनर प्रोडक्ट बना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना, ये वीक बेस होने के कारण ओनली क्या देगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, तो वीक बेस होने के कारण ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो कि
100% क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बातें क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ फिर से एक्सप्लेन करो, करेंगे। इथेनॉल एसिटिक एसिड, इथेनॉल इज वीक एसिड देन एसिटिक एसिड, इसका वीक एसिड, इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस लीड्स टू एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, वेयर इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंजुगेट बेस वीक, और वीक बेस फेवर क्या, सब्स्टिट्यूशन नॉट एलिमिनेशन। तो यही डिफरेंस है। यदि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स दे दिया है तो देखोगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट को टिक करोगे, और यदि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो क्या बना है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को टिक करोगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा टॉप खान नहीं है ये, ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आपको सीक्वेंस वाइज में उसको लर्न करना है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज में अगर आप लर्न करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कब? जब आपको समझ आए तब, नहीं तो बेकार है, आप नहीं कर पाओगे। तो उसको प्रॉब्लम को आपको हैंडल करने के लिए मैं खड़ा हूं कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो अब इससे बेटर वे में क्या हो सकता है कि आपको सब चीजें दिख रहा है, आंख से दिख रहा है कि ये चीजें हो रहा है। मैंने इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड अगर सेकेंडरी हो तो SN2 भी होगा, E2 भी होगा, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का डिसीजन कैसे करेंगे, उसका एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर करेंगे। यानी वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस वीक। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा, कौन सा एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होगा तब क्या होगा। ठीक, तो यहां पे देखोगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, देखो यहाँ पे इट इज ए लिस्ट reactive in SN2 reaction and most reactive in E2 reaction। क्यों ऐसा होगा? दिस इज बिकॉज SN2 reaction passes through किसके थ्रू क्रॉस करता है? स्टेरिक hindrance of alkyl halide, whereas E2 reaction passes through stability of partially formed alkene like transition state, ठीक है। passes through stability of partially formed alkene like transition state, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को कवर करता है SN2, और ये क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को देखेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को देखोगे
तो E2SN2 क्या होगा, थर्ड डिग्री में लिस्ट होगा, यानी सबसे कम होगा। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ क्या पाइलाइट ट्रांजिशन स्टेट से पास करता है, उस केस में ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो ये CH3 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 ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा दो CH3 CH2O इथॉक्साइड आयन से, तो कराओगे तो क्या बनेगा, ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि इस केस में हमको मिलेगा क्या, CH3 CH3 CH2, वो भी क्या 100%। ठीक है, तो ये हमको मिला 100%, यानी कि 3 डिग्री के केस में ओनली एंड ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली हिंड्रेंस होने के कारण ये जो है वो क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन पे अटैक ना करके इस बीटा कार्बन के जो बेस हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और जब उसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट, जो कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। तो ये था क्या, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन SN2 और E2। जो फैक्टर SN2 को फेवर कर रहा था वही फैक्टर E2 को फेवर कर रहा था। ठीक है, हम देखें कहाँ पे डिफरेंस में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के केस में, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होगा तो वहां पे SN2 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। तो अगर सिंपल है तो SN2 मोस्ट फेवरेबल होगा, और यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है तो E2 फेवर करेगा, और यदि हमारा बेस जो है वो भी स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है वो वहां पे भी E2 फेवर करेगा। उसी तरह सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स के केस में, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स के कंडीशन सेम होता है एलिमिनेशन SN2 का। तो वहां पे यदि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो E2 के फेवर करेगा, वीक बेस होगा तो SN2 को फेवर करेगा, और टर्सरी के केस में ओनली एंड ओनली क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, नॉट एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ऐड कर लो, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होता है, लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे होता है, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होता है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है। ये जैसा E1 में था वैसा SN2 में भी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के मूव करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जेई एडवांस या एम्स के जैसे एग्जाम के लिए ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर E2 एलिमिनेशन आता है तो इस टॉपिक पे आप फंस सकते हो, यहाँ पे गलत होने का 100% चांस होता है, और जहां पे 100% चांस होता है वहीं से क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि वहां पे आपको इलिमिनेट करना है, उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट को इलिमिनेट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और उसके 1000-2000 टाइम स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो उसको इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट करने का करेगा कहां से, जहां से क्वेश्चन में आप इलिमिनेट हो सको, यानी कि वह क्वेश्चन उठा के पुट करेगा। 15% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पूरी सिलेबस को पढ़े रहते हैं अच्छे से, जिन पे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बना रहता है, वही उसको सॉल्व कर पाते हैं और वही अच्छे रैंक को एक्वायर करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़िए, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा। ये E2 एलिमिनेशन ही है, बट किस में, साइक्लोहेक्सेन में, E2 रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन। तो E2 रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, E1 से बहुत अलग चीजें हैं इसमें। ठीक है, और ये अलग चीजें इसलिए है क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंस है किसका, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखेंगे E2 रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लिक में होगा एल्किल हैलाइड्स, यानी साइक्लिक एल्किल हैलाइड्स के केस में E2 रिएक्शन को कैसे हम परफॉर्म करेंगे। मैंने पिछले जो स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव बताया वहां पे एग्जांपल में बताया हूं साइक्लिक कंपाउंड का, पर उसके क्लियर कट फंडामेंटल हम यहाँ क्लियर करेंगे आपका कि ये कब क्या करेंगे, हम कैसे इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे E2 रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है,